यो तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि लूफी अब अपने डिप्रेशन वाले फेज से बाहर आ चुका है और वो अब जोरो, सांजी एंड बाकी सबको देखना चाहता है। 俺はルフィ、海賊王になる男だ。 हम देखते हैं लॉ के साथियों को जो कि सी मॉन्स्टर की फाइट को देख रहे थे और तभी वो देखते कि वहाँ पे एक सी मॉन्स्टर अचानक से मर चुका है। उन्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिर उन्हें किसने मारा। तभी उनकी नजर एक इंसान के ऊपर जाती है। जब हम उस इंसान को देखते हैं हमें पता लगता है कि वो इंसान कोई और नहीं बल्कि अपना डार्क किंग रेली है और वो यहाँ पे लूफी को देखने आया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अमेज़न लिली के बीच में जहाँ सारी लड़के इस चीज को लेके एक्साइटेड थी कि लूफी यहाँ पे वापस आ चुका है और उन्हें वापस से लूफी को खींचने का मौका मिलेगा। खैर लूफी पगलू बोआ हांगकॉक लूफी के लिए बहुत सारा खाना लेके जा रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं जिम्बे को जो कि लूफी को अपने पीठ पर उठा के सबके सामने ला रहा था। लूफी जब रेली को देखता है वो बहुत ज्यादा हैरान होता है। लूफी के मन में था कि वो साबोडी वापस जाएगा क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद उसके सभी दोस्त वहाँ पे आ चुके होंगे। जिम्बे अपनी आंखों में विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके सामने डार्क किंग रेली खड़ा है। लूफी लॉ के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ गया। रेली लूफी से कहता है कि लॉ अब यहाँ से जा चुका है। हम देखते हैं बोआ हांगकॉक के साथ उसकी दो बहनें और ग्लोरियोसा यानी कि अपनी दादी अम्मा नियॉन वो भी वहाँ पे आ चुकी हैं। रेली सबको देख के खुश था कि वो लोग अब कितने बड़े हो चुके हैं। खैर इस पूरे समय पे बोआ हांगकॉक का ध्यान सिर्फ लूफी के ऊपर ही था। I mean, सिर्फ खाना देने में वो तो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी और इसे शादी करना है उससे। हांगकॉक जिम्बे को बड़े प्यार से समझाती है वो सिर्फ इसमें से थोड़ा सा खा सकता है। खैर हम देखते हैं रेली को जो कि एक लेटर ग्रैंडमा नियॉन को देता है जिसको शाकी ने लिखा था। ग्रैंडमा नियॉन इस बात को जान के खुश थी कि शाकी अभी बिल्कुल ठीक है। बोआ हांगकॉक और उसकी दोनों बहनें रेली, ग्रैंडमा नियॉन और शाकी के बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं क्योंकि जब 13 साल पहले वो सेलेस्टियल ड्रैगन से बच के भागे थे तब इन तीनों ने ही उनकी बहुत ज्यादा मदद करी थी। खैर ग्रैंडमा नियॉन इस बात को लेके परेशान थी कि अगर रेली को पता है कि लूफी अभी कहाँ पे है तो फिर ये जाहिर सी बात है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट और नेवी जल्दी ही यहाँ पे आ सकती है। खैर रेली को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता। रेली को लूफी के बारे में उस इंसान से पता लगा था जिसने उसे वहाँ से गायब किया था और तभी हमें एक अजीब सी बात पता लगती है कि जब किज़ारू और रेली आपस में लड़ रहे थे तब कुमा वहाँ पे आया था और उसने रेली से बताया था कि वो रेवोल्यूशनरी आर्मी का एक मेंबर है और वो लूफी एंड बाकी सबको वहाँ से बचाने आया है। और इसी के बाद वो समय था जब कुमा ने सभी को वहाँ से गायब कर दिया था। हम देखते कुमा उसके बाद रेली से मिलने उसके बार में आया था। कुमा ने रेली को सब कुछ बता दिया था कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया जो कि ऑफ कोर्स हमें पता नहीं लगा। खैर लेकिन हमें एक बात पता लगी है कि कुमा के पास उस समय ज्यादा समय बचा नहीं था और शायद ये वही रीजन है कि मरीनफोर्ड आर्क में वो ईवा चान को पहचान नहीं पा रहा था। खैर बैक इन प्रेजेंट शाकी ने रेली को बताया था कि शायद अभी मरीनफोर्ड में हुई लड़ाई के बाद लूफी अमेज़न लिली में होगा। हम देखते हैं लूफी को जो कि अभी खाना खा रहा था। तभी रेली लूफी से एक सवाल पूछता है। लूफी तूने कहा कि तू साबोडी जाना चाहता है। लूफी कहता कि हाँ उसे अपने दोस्तों से वापस मिलना है। रेली एक बार फिर से उससे पूछता है कि क्या सच में वो ऐसा करना चाहता है। क्या उसे याद नहीं है कि आखिर उसके और उसके दोस्तों के साथ क्या हुआ था। क्या वो फिर से अपनी गलती को रिपीट करना चाहता है। रेली लूफी को एक ऑफर करता है लेकिन उसको एक्सेप्ट करना या नहीं ये पूरी तरह वो लूफी के ऊपर छोड़ देता है। इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े मैं तुम सबसे एक चीज कहना चाहता हूँ। साबोडी आर्चिपेलागो आर्क के बाद से कहीं ना कहीं हमने सिर्फ लूफी के पीओवी को देखा है। सांजी, जोरो, चॉपर, फ्रैंकी, उसोप, निको, रॉबिन इन सब के पीओवी को हमने अच्छे से कवर नहीं करा और इस चीज को कवर ना करना उनके साथ बिल्कुल ही अनजस्टिस होगा। तो फिर जल्दी ही इन सब के ऊपर एक वीडियो आने वाला है क्योंकि ये सारी चीजें एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करती हैं और इसीलिए मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि अगर तुम इस वीडियो में नए हो तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हें सबसे पहले पता लग जाए कि आखिर न्यू वीडियो कब आने वाली है। सो फॉर नाउ बाकी सबके पीओवी को स्किप करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। खैर
इससे पहले कि हमें पता लगे कि रेली ने लूफी को क्या ऑफर दिया था, सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ड्रैगन को, जिसको ईवा चान कोमा के बारे में बता रही थी। ईवा चान और ड्रैगन को दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कोमा इतना बदल कैसे गया। ग्रोव नंबर 44 के पास अपने शिप का ध्यान फिश राइडर्स रख रहे थे। हमें एक सीन दिखाया जाता है जो वहाँ पे कुछ लुटेरे आए थे। वो लुटेरे फिश राइडर्स को ऑफर दे रहे थे कि वो लोग लूटने के बाद आते पैसे को फिश राइडर्स को सौंप देंगे। खैर फिश राइडर्स उनको बड़े आराम से ठिकाने लगा देते हैं। डुवाल सबसे कहता है, मैं उन लोगों का कर्जदार हूँ जिन्होंने मुझे इतना हैंडसम बनाया, जिनकी वजह से आज मैं लड़कियों के बीच में बहुत ही फेमस हूँ और जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई भी इस शिप को हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन मैं लड़कियों का हाथ लगा सकता हूँ। नहीं, मेरा मतलब था कि खैर मुझे लगता है कि तुम लोग मेरी बात को समझ चुके होगे। खैर ये बात सुन के कैमी डुवाल को चीयर अप करती है। डुवाल को लगता है कि वो उसके प्यार में पागल हो गई। खैर हम देखते हैं कैमी को जो कि बाकी सबके साथ ये डिस्कस कर रही थी कि जब वो लोग फिशमैन आइलैंड पहुंचेंगे तो सबसे पहले वो लोग कहाँ पे जाएंगे। वो लोग शाकी से भी इस बारे में पता करते हैं कि क्या लूफियन सब यहाँ पे जल्दी आने वाले हैं। शाकी को इस बारे में पता था कि लूफियन सब अभी ठीक होंगे, लेकिन क्योंकि रेली अब लूफी के साथ है, हो सकता है कि उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगे। खैर डुवाल को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, जब तक लूफियन सब यहाँ पे नहीं आ जाते वो उनकी शिप का ध्यान रखेगा। ये सारी बातें वहाँ पे हो रही थी कि तभी डुवाल के बंदे उससे कहते कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा भालू आ चुका है। खैर वो भालू कोई और नहीं था बल्कि अपना कोमा था। सब लोग उससे डर रहे थे, लेकिन शाकी को इस बारे में पता था कि कोमा उनका दुश्मन नहीं है। सीन शिफ्ट होते हैं अराबास्ता में। हमें ये चीज पता है कि व्हाइट बियर्ड के जाने के बाद बहुत सारे पायरेट्स समुद्र में आ चुके हैं। बहुत सारे पायरेट्स समुद्र में आ चुके हैं। ऐसे ही कुछ पायरेट्स अराबास्ता की तरफ आए थे, लेकिन उनको बड़े आराम से ठिकाने लगा दिया गया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं क्रोकोडाइल को जो कि पहले से बहुत ही ठीक हो चुका है और वो अब न्यू वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बगी के साथियों को जो कि बगी को देख के बहुत ही ज्यादा खुश थे और वो लोग बगी से कह रहे थे कि जब से नेवी ने बगी को पकड़ा था उसके बाद से ही वो लोग बिना कुछ खाए पिए बस इस बारे में सोच रहे थे कि वो लोग बगी को कैसे बचाएंगे। बगी ये बातें सुन के थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और वो उन्हें अपने गले से लगा लेता है। खैर वो अलग बात है कि नेवी ने जब बगी को पकड़ा था तभी उसके साथियों ने पूरी उम्मीदें छोड़ दी थी। खैर ये सब चल ही रहा था कि हमें पता लगता है कि सब लोग न्यूज़पेपर में आए एक खबर के बारे में बात कर रहे थे, जिसको देख के सबको पता था कि लूफी अभी बिल्कुल ठीक है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं 5 एल्डर्स को जो कि लूफी के बारे में बात कर रहे थे। उन्हें पहले इस बारे में पता नहीं था कि लूफी गार्प का ग्रैंडसन है। वो लोग इस बारे में भी सोच रहे थे कि आखिर लूफी और रेली का आखिर क्या कनेक्शन है। वो लोग इस बारे में भी जानते हैं कि जिम्बे अब उनके पूरे खिलाफ है। 5 एल्डर्स इस बारे में बात कर रहे थे कि 7 में से जो 3 वॉलर्ड्स की जगह खाली हुई है वहाँ पे आखिर कौन आ सकता है। उन्हें ऐसे इंसान की तलाश है जिसका बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस हो। वो लोग ब्लैक बियर्ड के बारे में बात कर रहे थे। वो न्यू वर्ल्ड में आते के साथ ही अपना आतंक मचाना स्टार्ट कर चुका है। उसने एक ऐसे पायरेट को भी हरा दिया जिसके ऊपर 10 करोड़ का इनाम लगा हुआ था। 4 एम्पायर में से जो जगह व्हाइट बियर्ड के जाने से खाली हुई है उस जगह के लिए ब्लैक बियर्ड सबसे आगे है, क्योंकि अब उसके पास 2 बहुत ही खतरनाक डेविल फ्रूट्स की पावर है। खैर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कॉन्ग को जो कि वर्ल्ड गवर्नमेंट के मिलिट्री का कमांडर इन चीफ है। वो इस बात से नाखुश है कि गार्प ने अपने आप को रिजाइन कर दिया है और कॉन्ग चाहता है कि गार्प यंग ऑफिसर्स को ट्रेन करे। सिर्फ गार्प ने रिजाइन नहीं करा, सेंगो को जो कि फ्लीट एडमिरल था उसने भी अपने काम से खुद को रिजाइन कर दिया। कॉन्ग सेंगोकू से कहता है कि वो यहाँ से जाने से पहले वो ये सजेशन दे के जाए कि आखिर नया फ्लीट एडमिरल कौन बन सकता है। सेंगोकू अपनी तरफ से आओकीजी का नाम रिकमेंड करता है। ये सब चल ही रहता कि सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं आओकीजी को जो कि स्मोकर के साथ बैठा हुआ था। एक नए इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे जो कि न्यूज में हर तरफ है और यही वो समय था जब आखिरकार हमें पता लगता है सबका ध्यान न्यूज़पेपर में क्यों था। कुछ समय पहले लूफी
रेली के साथ मरीन फोर्ड में आया था और उसने ऑक्स बेल नाम की चीज को 16 बार बजाया था, जिसके बाद उसने एक बुकेट को उस क्रैक के अंदर फेंक दिया था और कुछ देर के लिए वो वहाँ पे शांति से खड़ा था। शायद ये लूफी का तरीका था कि वो सभी मरे हुए इंसानों के लिए अपनी रिस्पेक्ट शो कर सके। एक नॉर्मल तरीके से ऑक्स बेल को सिर्फ 2 बार बजाना चाहिए, लेकिन लूफी ने 16 बार बजा के शायद से उसने नेवी को एक चैलेंज दे दिया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं न्यू वर्ल्ड के एक आइलैंड पे, जहाँ पे किड किलर से पूछ रहा था कि आखिर ये ऑक्स बेल है क्या। किलर उसे बताता है ऑक्स बेल एक पवित्र बैल है, मतलब बुल नहीं, मतलब बेल बेल बेल, जिसका नाम एक फेमस वॉरशिप के ऊपर रखा गया है, ऑक्स लेयर्ड। नेवी इसे 16 बार बजाती है, 8 ताकि वो पिछले साल को थैंक यू बोल सके और 8 ताकि आने वाला साल उनका अच्छा रहे। लेकिन लूफी ने जिस वक्त में ये बजाया वो सही समय नहीं था। लूफी के 16 बार बजाने का मतलब हो सकता है कि न्यू एरा अब स्टार्ट हो चुका है। हम लोग किड के साथ साथ बाकी सारे पायरेट्स को भी देखते हैं जो कि न्यू वर्ल्ड में अपना सफर स्टार्ट कर चुके हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूफी को जो कि बुआ हांगॉक के शिप में आराम कर रहा था और लड़कियां उसके बॉडी पार्ट को खींच रही थी। लूफी उस न्यूज़पेपर में आके कुछ और ही अपने साथी को बताना चाहता था। रेली लूफी को समझाता है कि उसके दोस्त उसके मैसेज को समझ चुके होंगे और होता भी ऐसा ही है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते बाकी सबको। लूफी उन्हें जो भी बात बताना चाहता था वो बात वो लोग समझ चुके हैं। आखिर लूफी का ये मैसेज क्या था वो तो अभी हमें नहीं पता, लेकिन हम सभी को देखते हैं वो सब जहाँ कहीं भी थे वहीं पे रुक के अपने आप को ट्रेन करने का फैसला करते हैं। अब एग्जैक्टली क्या हुआ था ये हम लोग सेम उसी वीडियो में बात करने वाले हैं, जिधर मैं सबके पीओवी के बारे में बात करने वाला हूँ। लेकिन अभी के लिए सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ब्लैक बियर्ड को जो कि फिलहाल न्यू वर्ल्ड के किसी आइलैंड पे बैठा हुआ था, जिधर चारों तरफ सिर्फ आग लगी हुई थी। हम उधर ब्लैक बियर्ड के सभी न्यू मेंबर्स को भी देखते हैं, लेकिन सबसे अलग बात वहाँ पे उन लोगों ने बॉनी को पकड़ा हुआ था। ब्लैक बियर्ड को उसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था, अपने क्रू में शामिल नहीं करना चाहता, लेकिन वो उसे एक ऑफर देता है कि वो उससे शादी कर ले। खैर बॉनी उसे लात मार के दूर कर देती है। इससे पहले कि ब्लैक बियर्ड इस बदतमीजी का जवाब दे, उसका एक साथी उसे बताता है कि उनके तरफ नेवी की एक बैटलशिप आ रही है और सबसे मेन बात उस शिप के अंदर अकाइनु है। ब्लैक बियर्ड इस पॉइंट पे अकाइनु से भिड़ने की गलती नहीं कर सकता, इसीलिए वो यहाँ से निकलने का डिसाइड करता है। हम देखते हैं अकाइनु जब फाइनली उस आइलैंड के ऊपर आता है वो बॉनी को इस हालत में देखता है और इसके बाद क्या हुआ, क्या अकाइनु ने उसे मार दिया, क्या उसे बचाया, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। खैर फाइनली सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं लूफी को जो कि जिम्बे को थैंक यू बोल रहा था, लेकिन जिम्बे उसे रोक के कहता है कि थैंक यू उसे बोलना चाहिए जब वो इम्पल डाउन के जेल में कैद था। तब वो बस सोच रहा था कि काश अगर उसे मरना ही है तो फिर वो एक जंग के मैदान में मरे। खैर वो मरा तो नहीं, लेकिन इम्पल डाउन से बाहर आने में लूफी ने उसकी काफी मदद करी थी। खैर जिम्बे को भी यहाँ से जाना होगा, लेकिन वो लूफी से कहता है कि वो 2 साल बाद अपने साथियों के साथ फिशमैन आइलैंड पे उससे मिले। जिम्बे उनके इंतजार करेगा। इसके बाद जिम्बे वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब लूफी, रेली एंड बाकी सब दोबारा से अमेज़न लिली की तरफ पहुंचते हैं, तब लूफी हांगकॉक से खाना मांगता है, लेकिन रेली इसके लिए सख्त मना कर देता है। हांगकॉक रेली के ऊपर बहुत ही गुस्सा होती है, लेकिन वो हांगकॉक को समझाता है कि ये सब सिर्फ लूफी के बेहतर होने के लिए है। लूफी की ट्रेनिंग फाइनली स्टार्ट होने वाली है और उसे खुद डार्क किंग रेली ट्रेन करने वाला है। हांगकॉक रेली से कहती कि लूफी को कुछ भी नहीं होना चाहिए। रेली उससे कहता कि अगर उसे कुछ भी नहीं होता तो फिर ये ट्रेनिंग तो हुई ही नहीं। और हांगकॉक अगर तुझे लूफी की इतनी चिंता है तो फिर उसके लिए प्रे करना स्टार्ट कर दे। लूफी एंड रेली अमेज़न लिली के जंगलों में चले जाते हैं। पता नहीं कैसे
पर रेली अपने सेंसेस से बता देता है कि उसके आसपास बहुत ही खुखार जानवर बैठे हुए हैं, जिनमें से लगभग 500 से भी ज्यादा लूफी से भी ज्यादा ताकतवर है। लूफी रेली से पूछता है कि आखिर उसे ये सारी बातें कैसे पता। रेली उसे बस कहता है ये बस हाकी की वजह से है। वो दोनों ये बातें कर ही रहे थे कि रेली के पीछे एक बहुत बड़ा सा जानवर आ जाता है। रेली बिल्कुल शांत था और वो लूफी से कह रहा था, लूफी मेरी बात को ध्यान से सुन, हाकी एक पावर है, एक ऐसी पावर जो कि सभी के अंदर है, एक एबिलिटी ताकि तू स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर सके और अपने दुश्मनों को ओवरपावर कर सके। और हाकी कितनी पावरफुल है उसके लिए तो ये देख, बहुत सी हाकियों को हम लोग 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। हम देखते हैं वो एलिफेंट जब रेली के ऊपर हमला करता है, रेली बिना उसे देखे ही डॉज कर लेता है। तो ये है कलर ऑफ द ऑब्जर्वेशन हाकी। इसको मास्टर करने से तू सामने वाले के लोकेशन का पता लगा सकता है, आखिर वो कितने हैं, क्या कर रहे हैं, इन सब के बारे में बिना उन्हें देखे पता लगा सकता है। और शायद स्काइपिया में इसे ही वो लोग मंत्रा कहते हैं। अब बात करते हैं अगले हाकी की, द कलर ऑफ आर्म हाकी। ये एक इनविजिबल आर्मर की तरह है। हम देखते हैं जब वो हाथी रेली के ऊपर हमला कर रहा था, रेली बड़े आराम से उस हमले को रोक लेता है, यहाँ तक कि उसको दूर कर देता है। लूफी जिसके पास रबड़ का डेविल फ्रूट पावर है, जब रेली उसे मारता है तब उसे भी चोट लगती है, जो कि बिना हाकी का इस्तेमाल किए पॉसिबल नहीं है। हाकी किसी भी डेविल फ्रूट की पावर को यूजलेस बना सकती है। हम देखते हैं उस हाथी को जो कि दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो चुका था, लेकिन इस बार रेली उसे सिर्फ अपनी आंखों से ही बेहोश कर देता है। और इस टाइप का नाम है कलर ऑफ द सुप्रीम किंग। जितने भी लोगों ने इस समुद्र में अपना नाम बनाया है, उनके पास भी ये कलर ऑफ द सुप्रीम किंग है। और इस पावर को वही इंसान ताकतवर बना सकता है जो कि खुद को ही पहले ताकतवर बनाए। लूफी ये सारी चीजें देख के बहुत ही रिस्पेक्टफुल फील कर रहा था कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की क्रू को ऐसे बड़े बड़े मॉन्स्टर को हराने के लिए उसे छूने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। लूफी की नजरों में रेली की रिस्पेक्ट और भी बढ़ चुकी थी। और यही वो समय था जब पायरेट स्ट्रॉ हैट लूफी एक ब्रेक लेने का डिसाइड करता है। ब्रेक अपने उस कमजोर रूप से जो कि अपने साथियों को नहीं बचा पाया। हम देखते हैं लूफी को जो कि अपने स्ट्रॉ हैट को उतार के एक जगह पे रख देता है और वो रेली के साथ ट्रेनिंग करने निकल जाता है।